हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स तक प्रोटीन की टारगेटिंग की जाती है इसके बारे में स्टडी किया। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से प्रोटीन्स को माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में उसकी टारगेटिंग की जाती है। ठीक, मैंने आपको बताया था कि सारी प्रोटीन्स अप्रॉक्सीमेटली 99% माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स साइटोसॉल में सिंथेसाइज होती हैं और फिर उनकी फर्दर टारगेटिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू देयर सिग्नल सीक्वेंस। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको बताया कि वहां पे एन टर्मिनस पे एम्पीपैथिक हेलिक्स पाया जाता है जिसके थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स तक प्रोटीन की टारगेटिंग की जाती है। ठीक, सिमिलरली सिग्नल के अकॉर्डिंग ही ये पता किया जाएगा कि किस प्रोटीन को माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में जाना है और किस प्रोटीन को अदर कंपार्टमेंट्स में जाना है। ठीक है, सिग्नल के अकॉर्डिंग ही माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन प्रोटीन की भी टारगेटिंग की जाती है। तो वहां पे दो तरीके के सिग्नल्स पाए जाते हैं। एक सिग्नल ऐसा होगा जो कि प्रोटीन्स को माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाएगा और दूसरा सिग्नल ऐसा होगा जो कि प्रोटीन्स को माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में ले जाएगा। ठीक है, तो दो सिग्नल वहां पे काम करते हैं। तो अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के बारे में अगर हम लोग बात करें, इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं उनके पास दो तरह के सिग्नल सीक्वेंसेस होते हैं। मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया भी था, जब मैं आपको बता रहा था कि टिम टॉम कहाँ कहाँ पे कितने तरह के पाए जाते हैं, तो मैंने आपको बताया भी था। बस उसी का मैं फर्दर एक्सटेंशन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है उसमें एन टर्मिनल कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती है जिसमें एन टर्मिनल मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस पाए जाते हैं और ये क्लीवेबल होते हैं, इनको क्लीव कर दिया जाता है। और कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जिनमें इंटरनल टारगेटिंग सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, ये अनक्लीवेबल होते हैं। टारगेटिंग सीक्वेंसेस पाए जाते हैं और ये अनक्लीवेबल होते हैं। ठीक है, और कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जिनमें एन टर्मिनल मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस नहीं होता है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स होती हैं उनमें कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनके पास एन टर्मिनल टारगेटिंग सीक्वेंस और इंटरनल टारगेटिंग सीक्वेंस दोनों होते हैं, और कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनमें एन टर्मिनल मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल टारगेटिंग सीक्वेंस होता है। ठीक है, अब किस प्रोटीन में कौन सा टारगेटिंग सीक्वेंस पाया जाएगा, किसमें दोनों पाए जाएंगे, किसमें एक पाया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन प्रोटीन की टारगेटिंग है वो तीन पाथवेज के थ्रू होती है। ठीक है, तीनों पाथवेज के बारे में मैं ब्रीफ में आपको बताता हूँ, फिगर के साथ में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कब पाथवे 1 फॉलो होगा, कब पाथवे 2 फॉलो होगा, कब पाथवे 3 फॉलो। तो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के टारगेटिंग के फर्स्ट पाथवे की बात करते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में ऐसी होती हैं जिनके पास एक एन टर्मिनल मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस पाया जाता है और एक इंटरनल स्टाप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, ये आपका क्या है, एन टर्मिनल मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस होगा इसके पास, मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस, और इसके पास दूसरा एक इंटरनल सीक्वेंस होगा जिसको कहा जाता है इंटरनल स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस। ठीक है, तो दो सीक्वेंसेस पाए जाएंगे, इंटरनल स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस और इंटरनल मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस दोनों पाया जाता है। इसका एग्जांपल होता है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सब यूनिट कॉक्स VA। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की एक सब यूनिट होती है जिसको कहते हैं कॉक्स VA। उसके पास इस तरह के सीक्वेंसेस पाए जाते हैं और ये प्रोटीन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है, तो कॉक्स VA का प्रिकर्सर प्रोटीन, ये क्या है, हमारा प्रिकर्सर प्रोटीन है।
ठीक, ये प्रिकर्सर प्रोटीन सिंथेसाइज कहाँ पे हुआ, साइटोसोल में। ठीक, इसके पास दोनों ही सीक्वेंस है। अब सबसे पहले काम करेगा हमारा इंटरनल मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस। इसको कौन रिकॉग्नाइज करता है, मैंने आपको बताया था, जनरल इंपोर्ट रिसेप्टर बनाने वाली दो प्रोटीन्स होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में, जिसको कहा जाता है TOM20 और 22। ठीक, टर्म 22 काम आ गया हमारे पास। जनरल इंपोर्ट रिसेप्टर किसको रिकॉग्नाइज किया, इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक, जैसे ही रिकॉग्नाइज करते हैं जनरल इंपोर्ट पोर्ट में इसको डायरेक्ट कर देते हैं। कौन बनाता है इसको, TOM40। ठीक, अब TOM40 से होता हुआ है कहाँ पे आ जाएगा, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाएगा। आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ गया। अब प्रोटीन जैसे ही इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आएंगे तो यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन में क्या है, एक इंपोर्ट चैनल होता है, जो कौन बनाता है इन दोनों को, इसको बनाते हैं TIM23 और 17 मिलकर के बनाते हैं। ठीक, और वहीं पे एक दूसरी प्रोटीन भी होती है जिसके साथ HSP70 इंटरेक्ट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं TIM44। TIM44 से HSP70 एज यूजुअल जैसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के केस में था, इसके साथ आकर के इंटरेक्ट करेगा, ATP की हाइड्रोलिसिस करेगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा प्रोसेस के लिए। ठीक, होगा क्या, एन टर्मिनल जो सीक्वेंस है वो कहाँ आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ जाएगा। प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आना शुरू हुई है। सबसे पहले कौन आया है, जो मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस था वो आया है। ठीक, मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस जैसे ही यहाँ पे आया, मैट्रिक्स प्रोटीएज आएंगे। मैट्रिक्स प्रोटीएज क्या करेंगे, इस एन टर्मिनल सीक्वेंस टारगेटिंग सीक्वेंस को क्या करेंगे, क्लीव कर देंगे। क्या कर देंगे, ये अब एन टर्मिनल टारगेटिंग सीक्वेंस क्या हो गया, क्लीव हो गया। क्लीव्ड मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस। ठीक, मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस क्लीव हो गया। ठीक, अब रोल आता है इस इंटरनल स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस का। ठीक है, इंटरनल स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस जैसे ही इनर मेम्ब्रेन वाले चैनल में पहुंचेगा, ये ट्रांसफर को रोक देगा। प्रोटीन का ट्रांसफर यहीं पे रुक जाएगा। पूरा का पूरा सी टर्मिनल इसके पहले कि इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करे, ट्रांसफर को रोक देगा। कौन रोकेगा, ये इंटरनल स्टॉप। देखिए स्टॉप है, स्टॉप का मतलब रोक देगा। ये क्या करेगा, अब ट्रांसफर को ये रोक देगा। प्रोटीन का ट्रांसफर यहीं पे रुक जाएगा। जैसे ही प्रोटीन का ट्रांसफर यहाँ पे रुक जाएगा, ये प्रोटीन लैटरल डिफ्यूजन के थ्रू, किस डिफ्यूजन के थ्रू, मैंने आपको बताया था प्रोटीन और लिपिड मेम्ब्रेन में लैटरली डिफ्यूज कर सकती हैं। ये प्रोटीन जो इस चैनल में है, इसका क्या होगा, लैटरल डिफ्यूजन होगा। लैटरल डिफ्यूजन के थ्रू अपने प्लेस तक पहुंच जाएंगे। देखो अपने प्लेस तक पहुंच गई। और जो हमारा इंटरनल स्टॉप एंकर सीक्वेंस था, ये क्या है, ये हाइड्रोफोबिक रीजन होता है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन में आसानी के साथ ये एंकर कर जाता है। और कुछ इस तरह से जो प्रोटीन्स होती हैं जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलाइसेज होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स में, वो कुछ इस तरह से अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती हैं। बहुत ही आसान सी प्रोसेस है, कोई भी यहाँ पे नई प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं हुई है, सारी प्रोटीन्स वही हैं। बस एक ये इंटरनल स्टॉप ट्रांसफर एंकर सीक्वेंस आया जिसके थ्रू यहाँ पे ट्रांसफर की प्रोसेस थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। ठीक है, तो ये तो था पाथवे 1। अब हम बात करते हैं पाथवे 2 की। तो सेकेंड पाथवे की बात करते हैं। कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। यहाँ पे जो अपटेक टारगेटिंग सीक्वेंसेज हैं वो दोनों ही पाए जाएंगे। एन टर्मिनल्स पे क्या है, मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस है। मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस एन टर्मिनल्स पे पाया जाएगा। और बीच बीच में हाइड्रोफोबिक सीक्वेंसेस पाए जाएंगे। इंटरनल हाइड्रोफोबिक टारगेटिंग सीक्वेंसेस पाए जाएंगे। इंटरनल सीक्वेंसेस यहाँ पे भी हैं, इंटरनल हाइड्रोफोबिक टारगेटिंग सीक्वेंसेस पाए जाएंगे। ठीक, यहाँ पे कोई स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस नहीं पाया जाएगा, इंटरनल हाइड्रोफोबिक सीक्वेंसेस पाए जाएंगे। ठीक है, इस तरह का पाथवे फॉलो करती है एटीपी सिंथेज की सब यूनिट 9 वो फॉलो करती है इस तरह का पाथवे। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, होता क्या है, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस होगी। इस एन टर्मिनल टारगेटिंग सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे जनरल इंपोर्ट रिसेप्टर और इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, जैसे ही ट्रांसफर होगा ये यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ से होती हुई प्रोटीन्स कुछ इस तरह से प्रोटीन्स जो हैं आप अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पे पूरी की पूरी प्रोटीन ट्रांसफर होके अंदर की तरफ आएगी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चली आएगी।
एन टर्मिनल टारगेटिंग सीक्वेंस को प्रोटीएजेज क्लीव करेंगे सबसे पहले। प्रोटीएज जैसे ही इमर्ज होगा प्रोटीएज आएंगे, एन टर्मिनल टारगेटिंग सीक्वेंस को क्या करेंगे, क्लीव कर देंगे। ठीक, अब ये पूरी प्रोटीन क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चली जाएगी। ठीक, पूरी की पूरी प्रोटीन कहाँ चली जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चली जाएगी। कुछ इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पूरी पूरी प्रोटीन, दोनों हाइड्रोफोबिक सीक्वेंसेस हो गए। कुछ इस तरह से ये पूरी प्रोटीन चली आई माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सेसरी प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है सेल्स को, जिसको कहा जाता है ऑक्सा 1। ठीक है, ऑक्सा 1 कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ऑक्सा 1 प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन होती है, इसको बोलते हैं ऑक्सा 1। ये ऑक्सा 1 क्या करेगी, इस प्रोटीन को इस मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट कराएगी। ठीक है, ऑक्सा 1 से सबसे पहले ये प्रोटीन क्या करेगी, ये प्रोटीन इंटरेक्ट करेगी ऑक्सा 1 से, और ऑक्सा 1 क्या करेगी, इस प्रोटीन को इसकी प्रॉपर प्लेस पे इस मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट करा देगी। किस तरह से इंटीग्रेट कराएगी, ये दोनों हाइड्रोफोबिक रीजन है तो मेम्ब्रेन के अंदर होंगे, और बाकी के हाइड्रोफिलिक रीजन है तो ये मेम्ब्रेन के बाहर होंगे। ठीक है, किस तरह से होंगे बना के दिखाता हूँ। तो ऑक्सा 1 ने क्या किया, इस पूरी मेम्ब्रेन प्रोटीन को, जो इसका हाइड्रोफोबिक रीजन था वो कहाँ पे आ गया है, वो मेम्ब्रेन में आ गया। ठीक, और कुछ इस तरह से ये प्रोटीन जा करके इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सा 1 का रोल आया, एक एक्सेसरी प्रोटीन का रोल आया, बाकी सारी प्रोसेस वैसे पूरी पूरी प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में आएगी। एन टर्मिनल जो हमारा मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस था रिमूव कर दिया जाएगा, ऑक्सा 1 की हेल्प से प्रोटीन को उसके प्रॉपर डेस्टिनेशन तक भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को कुछ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स और यूटिलाइज करती हैं, जो खुद माइटोकॉन्ड्रिया जिन्हें खुद सिंथेसाइज करती है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में वो प्रोटीन सिंथेसाइज होने के बाद इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इसी पाथवे के थ्रू जाती हैं। ऑक्सा 1 को उनको क्या करता है, अपने प्रॉपर प्लेस पे भेज देता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा थर्ड पाथवे है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसके बारे में। तो पाथवे 3 की हम लोग बात करते हैं। पाथवे 3 को फॉलो करती हैं ऐसी प्रोटीन जिसमें मल्टीपल इंटरनल टारगेटिंग सीक्वेंसेस पाए जाते हैं और ये नॉन क्लीवेबल होते हैं, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे एन टर्मिनल टारगेटिंग सीक्वेंस एब्सेंट होता है। एन टर्मिनल मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस एब्सेंट होता है। मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस एब्सेंट होता है। ठीक है, ऐसी प्रोटीन्स ये वाला पाथवे फॉलो करती हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर इस तरह का कोई व्यवस्था हो रही है जहाँ पे एन टर्मिनल टारगेटिंग सीक्वेंस नहीं है, तो ऐसी प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पे नई प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि एन टर्मिनल टारगेटिंग सीक्वेंस को तो जनरल इंपोर्ट रिसेप्टर रिकॉग्नाइज कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इन प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज करेगा टॉम 22 और टॉम 70। मैंने बताया था कि कहीं कहीं पे टॉम 70 भी रिसेप्टर का काम करता है। ठीक, जनरल इंपोर्ट पोर के थ्रू प्रोटीन कहाँ आ जाएगी, अंदर आ जाएगी, और यहाँ पे भी डिफरेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि इनर मेम्ब्रेन में पोर बनाएगा, जिसको हम लोग टिम 22 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये बना होता है टिम 22 से, टिम 18 से और टिम 54 से, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब सबका वर्क आ गया। देखिए टिम 22 कॉम्प्लेक्स का भी वर्क आ गया किन प्रोटीन में, जिसमें मल्टीपल इंटरनल सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। ये प्रोटीन यहाँ पे आ जाएगी, और ये क्योंकि अब इसके पास मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस नहीं, इसलिए मैट्रिक्स में नहीं जाएगी। ये मैट्रिक्स में नहीं जाएगी, सीधे सीधे लैटरली डिफ्यूज कर जाएगी। लैटरल डिफ्यूजन के थ्रू अपने प्लेस पे पहुंच जाएगी। यहाँ पे मल्टीपल इंटरनल सीक्वेंसेज हैं, और ये सारे के सारे सीक्वेंसेस क्या हैं, हाइड्रोफोबिक। सारे के सारे मल्टीपल जो इंटरनल सीक्वेंसेज हैं ये हाइड्रोफोबिक हैं। अब ये अगर हाइड्रोफोबिक हैं तो ये मेम्ब्रेन में इंसर्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसमें मैंने 6 ट्रांस मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन्स दिखाए हैं, मतलब 6 हाइड्रोफोबिक इंटरनल सीक्वेंसेज हैं। तो ये 6 के 6 कुछ इस तरह से मेम्ब्रेन में स्पैन करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होता है। ये इसका सी टर्मिनल और ये इसका एंटर। ठीक, तो कुछ इस तरह से मल्टीपास प्रोटीन जो होती हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स की, उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। आपको सिर्फ प्रोटीन से याद रखना है और कौन सा टारगेटिंग सीक्वेंस यहाँ पे पाया जा रहा है, सिर्फ वो याद रखना है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। इसको फॉलो करने वाली प्रोटीन होती है एटीपी, एडीपी ट्रांसलोकेज, या एंटीपोर्टर कहिए।
एंटीपोर्टर। ठीक, तो इस तरह से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स की जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी टारगेटिंग की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी कर ली। तो अब बात करते हैं कि किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटीन्स की टारगेटिंग होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जिन प्रोटीन्स की टारगेटिंग होती है उनके पास भी दो टाइप की टारगेटिंग सीक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक, एक प्रोटीन ऐसी पाई जाती है वहां पे जिनके पास दो दो टारगेटिंग सीक्वेंस होते हैं। एक तो हमारा इंटरनल मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस होता है और दूसरा एक इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टारगेटिंग सीक्वेंस होता है। ठीक है, एक टाइप की प्रोटीन तय होती है जिनके पास दो टारगेटिंग सीक्वेंस होते हैं। दूसरी तरह की एक प्रोटीन होती है जिसके पास सिर्फ एक ही टारगेटिंग सीक्वेंस होता है, जो कि इंटरनल सीक्वेंसेस होते हैं, इंटरमेम्ब्रेन टारगेटिंग सीक्वेंस होता है, सिंगल ये टारगेटिंग सीक्वेंसेस वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से ये पूरी प्रोसेस फैसिलिटेट होती है और किस तरह से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटीन्स को भेजा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 प्रोटीन जो है इनकी टारगेटिंग किस तरह से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में होती है। ठीक है, तो बात करते हैं किस तरह से टाइप 1 प्रोटीन जो मैंने आपको बताया जिसके पास दो दो टारगेटिंग सीक्वेंस होते हैं उनकी टारगेटिंग किस तरह से होती है। मैंने आपको बताया इनके पास दो टारगेटिंग सीक्वेंस होते हैं। ये हमारे प्रिकर्सर प्रोटीन है, सी टर्मिनस है, इसका एन टर्मिनस। ठीक है, एन टर्मिनल पे क्या है, मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस है जो कि मैट्रिक्स में लेकर के जाएगा प्रोटीन को। ठीक है, और ये हमारा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टारगेटिंग सीक्वेंस है। ठीक, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टारगेटिंग से तो सो एज यूजुअल हमारा ये जो एन टर्मिनल टारगेटिंग सीक्वेंस है इसको रिकॉग्नाइज करेंगे जनरल इंपोर्ट रिसेप्टर टॉम 2022 और फिर इसको जो एक हमारा जनरल इंपोर्ट पोर है उसके थ्रू इसको भेज देंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आएगा तो इसके पास मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस है, तो क्या होगा, ये पूरी प्रोटीन सबसे पहले मैट्रिक्स की तरफ डायरेक्ट होगी। ठीक, मैट्रिक्स की तरफ जाएगी। मैट्रिक्स की तरफ जब जाएगी तो होगा क्या कि सबसे पहले जो हमारा मैट्रिक्स इंपोर्ट मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस है उसको क्लीव कर देंगे कौन, प्रोटीएजेज। मैट्रिक्स में जो पेप्टाइडेजेज हैं वो उसको क्लीव कर देंगे तो हमारा ये हट जाएगा। जैसे ही प्रोटीन आना शुरू होगी, प्रोटीन आना शुरू हो चुकी है, मैं अभी दिखा रहा हूं आपको बना के। ठीक है, तो ये हमारा सी टर्मिनस पे ये हमारी प्रोटीन है, ये वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा पोर्शन आता है जो कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टारगेटिंग सीक्वेंस है, वो आ जाएगा। ठीक है, और वो जैसे ही आएगा ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस रुक जाएगी। ठीक है, इसी पे ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस रुक जाएगी और ये हमारा थोड़ा सा पोर्शन मैट्रिक्स तक पहुंच पाएगा। पूरी प्रोटीन मैट्रिक्स तक नहीं पहुंच पाएगी, ट्रांसपोर्ट इसी पे रुक जाएगा और ये प्रोटीन लैटरली डिफ्यूज होगी। फिर से जैसे मैंने पाथवे 1 बताया था आपका, वैसे ही लैटरल डिफ्यूजन के थ्रू ये कहाँ पे आ जाएगी, मेम्ब्रेन में आ जाएगी। ठीक है, तो मेम्ब्रेन में किस तरह से आएगी आप लोग देखिए यहाँ पे मेम्ब्रेन में, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हो जाएगा। ठीक है, ये मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हो जाएगा और ये जो हमारा प्रोटीन का पोर्शन है थोड़ा सा मैट्रिक्स की तरफ रहेगा और ये थोड़ी सी प्रोटीन का पोर्शन जो हमारा बचा है सी टर्मिनल वाला है कहाँ पे रहेगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में रहेगा। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीएजेज पाए जाते हैं। प्रोटीएजेस वो क्या करेंगे, वो इस प्रोटीन की प्रोसेसिंग करेंगे और इस प्रोटीन का प्रोटियोलिटिक क्लीवेज करेंगे। कहाँ पे, बिल्कुल उस जगह पे प्रोटियोलिटिक क्लीवेज करेंगे जहां से ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टारगेटिंग सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका प्रोटियोलिटिक क्लीवेज करेंगे और जैसे ही क्लीवेज करेंगे ये प्रोटीन क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, और ये इतना पोर्शन मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। तो कुछ इस तरह से प्रिकर्सर प्रोटीन आती है, सबसे पहले मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हो जाती है और फिर उसके बाद जो हमारी इनर मेम्ब्रेन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की प्रोटीन है उसका प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होता है और जो हमारी फ्री सॉल्युबल प्रोटीन है वो कहाँ चली जाती है, इनर मेम्ब्रेन इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के स्पेस में चली जाती है। ठीक, तो एक तो ये पाथवे हो। तो अब बात करते हैं जो सेकेंड टाइप की इंटरमेम्ब्रेन स्पेस प्रोटीन होती है जिनके पास एक सिंगल टारगेटिंग सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टारगेटिंग सीक्वेंस कहते हैं। जिनके पास ये सीक्वेंसेस होते हैं उनकी टारगेटिंग किस तरह से होती है। ठीक है, तो ये सपोज दैट एक प्रोटीन है जिसके पास ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टारगेटिंग सीक्वेंस है। ये क्या टारगेटिंग सीक्वेंस है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टारगेटिंग सीक्वेंस यहाँ पे है। ठीक है, अब इस सीक्वेंस के थ्रू इस प्रोटीन की टारगेटिंग होगी। ठीक, अब इस प्रोटीन के पास कोई भी एन टर्मिनल टारगेटिंग सीक्वेंस नहीं है, तो यहाँ पे टॉम 20 और 22 का कोई रोल नहीं है। ये प्रोटीन सीधे जनरल इंपोर्ट पोर के थ्रू आ जाती हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, सॉरी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, कहाँ आ जाती हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ जाती हैं। ये कहाँ पे आ गई, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में।
जनरल इंपोर्ट पोर के थ्रू कहाँ पे आ गई, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक, और ये प्रोटीन्स इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आती हैं, इनके लिए किसी भी एनर्जेटिक प्रोसेस की जरूरत नहीं, मतलब एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये प्रोटीन यहाँ पे आते ही डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक याद रखने वाली बात है, मैंने आपको बताया था कि जहां जो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है सेल के अंदर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में बनता है। ठीक है, तो जितनी भी सेक्रेटरी प्रोटीन्स होती हैं उनमें जो डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में कुछ प्रोटीन्स ऐसी पाई जाती हैं जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है, और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ही, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा थोड़ा ईआर के ल्यूमेन के सिमिलर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाली प्रोटीन्स होती हैं, तो दो प्रोटीन्स यहाँ पे होती हैं, एक ERV1, एक ये प्रोटीन है, ये क्या है, जनरेटर ऑफ डाइसल्फाइड, याद रखिएगा ये आपसे पूछा जा सकता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ERV1, और एक होता है MIA40। ये क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड का ट्रांसफर करता है। तो ये दोनों प्रोटीन मिल करके इंटर माइटोकॉन्ड्रियल जो स्पेस होता है वहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं, और जो भी प्रोटीन्स यहाँ पे आ रही होती हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में रिजाइड होने के लिए, वो यहाँ पहुंचते ही डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेती हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस होती है यूनिडायरेक्शनली होती है। यहाँ से अनफोल्डेड प्रोटीन अंदर आ सकती हैं, आते ही वो डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगी, और जैसे ही वो डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे वो फोल्डेड फॉर्म में आने लगेंगी। तो फोल्डेड प्रोटीन यहाँ से यहाँ नहीं जा सकती। ठीक है, जैसे वो आएंगे फोल्ड हो जाएंगे, तो ये प्रोसेस इस तरह से यूनिडायरेक्शनल हो जाती है। ठीक है, इस तरह का पाथवे फॉलो करती हैं दो स्मॉल टिम प्रोटीन्स हैं, TIM9 और TIM10। ठीक, ये दोनों प्रोटीन्स चैपरॉन्स की तरह काम करती हैं। मैं आपको बताना शायद स्किप कर गया, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, ये दोनों प्रोटीन्स चैपरॉन्स की तरह फंक्शन करती हैं। कैसे चैपरॉन्स की तरह फंक्शन करती हैं, मैंने आपको बताया, जो प्रोटीन्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आती हैं, जिनके पास मल्टीपल इंटरनल सीक्वेंसेज होते हैं लेकिन कोई एन टर्मिनल मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस नहीं होता है, उन प्रोटीन्स के पास मल्टीपल हाइड्रोफोबिक रीजन्स पाए जाते हैं प्रोटीन्स के बीच में। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो हाइड्रोफोबिक रीजन है वो जैसे ही यहाँ इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पहुंचे, माइटोकॉन्ड्रिया के जो बीच वाला स्पेस है यहाँ पे पहुंचे, तो यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, एक्वस एनवायरनमेंट है। ठीक है, और वो जो इंटरनल सीक्वेंसेज हैं वो क्या है, हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं। तो वो हाइड्रोफोबिक नेचर वाले सीक्वेंसेज जैसे ही यहाँ पे आएंगे, हो सकता है वो आपस में एग्रीगेट करने लगे। ठीक है, और अगर वो एग्रीगेट करने लगेंगे तो वो इस वाले चैनल को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, वो इस मेम्ब्रेन तक पहुंचेंगे ही नहीं, यहीं एग्रीगेट हो जाएंगे। ठीक है, तो उनके एग्रीगेशन को रोकने के लिए वहां पे दो चैपरॉन प्रोटीन्स पाए जाते हैं, TIM9 और TIM10 इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, ये बिटवीन द इस स्पेस में या इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ये रिजाइड करती हैं। ठीक है, तो किस तरह से काम करती हैं और किस तरह से इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, सारी चीज हम लोगों ने देख ली। आपको सिर्फ प्रोटीन का नाम याद रखना है और कौन सा सीक्वेंस पाया जा रहा है ये याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की। ठीक है, अब आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की अगर हम लोग बात करें तो इसको बना के दिखाने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया था सिर्फ इंटरनल नॉन क्लीवेबल सिग्नल सीक्वेंसेस ही पाए जाते हैं, वहां पे एन टर्मिनल टारगेटिंग सीक्वेंस नहीं पाया जाता, मतलब एक ही तरह का टारगेटिंग सीक्वेंस पाया जाएगा। एक बात ही क्लियर हो गई। ठीक है, अब अगर एक ही तरह का टारगेटिंग सीक्वेंस है तो आएगा वो TOM40 के थ्रू। ठीक है, अब आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कौन कौन सी प्रोटीन्स पाई जा सकती हैं, एक तो आपके टॉम रिसेप्टर्स हो गए 20, 22 और पोरिन्स हो गई। ठीक है, एंटी पैरेलल बीटा सीट्स होती हैं। ठीक है, तो इनका इंटीग्रेशन करने के लिए वहां पे एक प्रोटीन पाई जाती है। जैसे ये प्रोटीन यहाँ इनर मेम्ब्रेन स्पेस में आती है, कहाँ पे, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आती हैं, वहां पे एक प्रोटीन पाई जाती है, इसको कहा जाता है सैम। ठीक, सैम प्रोटीन। ये सैम प्रोटीन क्या है, जो भी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की प्रोटीन्स आती हैं उनके सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती हैं सैम प्रोटीन्स, और ये सैम प्रोटीन्स क्या कर देती हैं, इनको जो है डायरेक्ट कर देती हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, बस इतनी प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस फुल्ली नोन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये एक प्रोटीन फंक्शन लेती है, दैट इज सैम।
ये चीज़ मुझे आपको बताना था। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी प्रोटीन की टारगेटिंग होती है, चाहे वो मैट्रिक्स की हो, इनर मेम्ब्रेन की हो, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की हो या आउटर मेम्ब्रेन की हो, सब की सब हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे। क्लोरोप्लास्ट में किस तरह से प्रोटीन की टारगेटिंग होती है, हम लोग सिर्फ प्रोटीन टारगेटिंग के बारे में बात करेंगे। क्लोरोप्लास्ट के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको सिर्फ बताऊंगा। फंक्शन के बारे में हम लोग फोटोसिंथेसिस में उसकी पूरी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।